कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को डेट ऑफ काउंटिंग है। यानी ये चुनाव तकरीबन 1.5 महीने और इसी के साथ ये वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव के बाद सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक चलने वाला चुनाव भी बन जाएगा। अब एक तरफ जहां चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं सियासी रैलियों और प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए की बड़ी रैली को संबोधित किया, तो वहीं महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यानी आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का संडे बन गया। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे की, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले साउथ पहुंचे और अपनी पहली चुनावी रैली के लिए आंध्र प्रदेश के पलनाडु को चुना, जहां उन्होंने एनडीए की बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली में उनके साथ एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत तेलुगु से की और लोगों को नमस्कार किया। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा तो दोहराया ही, विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वंदलो दाटाली एनडीए की वोट वेयाली। हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस दोनों को साथ लेकर चलता है। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन है और बीजेपी की उम्मीद है कि इस बार वो आंध्र प्रदेश में खाता खोलने में भी कामयाब होगी। इससे पहले शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण दौरे पर थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल में एक जनसभा को संबोधित किया।
तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में एक रोड शो किया। यही नहीं, बीते कुछ वक्त से वो लगातार पश्चिम भारतीय राज्यों के दौरे कर रहे हैं, फिर चाहे केरल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक। और आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने 400 पार का एक टारगेट रखा है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये आंकड़ा छूना है तो ये बिना दक्षिण के पॉसिबल नहीं है। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी को मिलाकर के लोकसभा की कुल 130 सीट है और 2019 में बीजेपी सिर्फ 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है, जिसमें तमिलनाडु की 39 सीट में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। यही हाल आंध्र प्रदेश का रहा, जहां लोकसभा की 25 सीट में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। केरल की 20 में बीजेपी एक भी सीट जीत पाने में नाकाम रही, यानी इन 3 राज्यों में तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुला, जबकि तेलंगाना की 17 में बीजेपी 4 जीतने में कामयाब रही। हालांकि कर्नाटक में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 28 में 25 सीटों पर जीत हासिल की। अब इस आंकड़े की तुलना बीजेपी की परफॉर्मेंस से करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को अकेले दम पर 303 सीटें मिली, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा हिंदी पट्टी के राज्यों का रहा। अब इस लिहाज से अगर बीजेपी को अपने दम पर 370 सीटें चाहिए तो उसे पिछली बार से 67 सीट से ज्यादा जीतनी पड़ेगी। हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पहले ही काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में 94% था और उसने कई राज्यों में तो क्लीन स्वीप कर लिया। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और झारखंड जैसे कई राज्यों में उसने कुल लोकसभा सीटों में से 94% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। इन राज्यों की, खास करके हिंदी पट्टी के इन राज्यों की कुल 210 सीट में से 198 सीटें बीजेपी ने जीत ली, यानी यहां और ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बीजेपी को यहां बस पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। ऐसे में बचता है साउथ का इलाका, इसलिए इस बार बीजेपी ने दक्षिण फतेह करने के लिए पुख्ता तैयारी की है। आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया, तो वहीं तमिलनाडु में बीजेपी छोटे दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है। इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है कि इस बार दक्षिण से ज्यादा सीट जीत करके 400 प्लस की राह आसान बनाई जाए और प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दक्षिण दौरे यही संकेत दे रहे हैं। डीएमके तमिलनाडु के भविष्यहीन दुश्मन हैं। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ये गुनहगार है। ये पाप न आपने किया है न हमने किया है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। डीएमके, कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं। ಇದು ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ